हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का फिर एक बार स्वागत है आज के क्लास में। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 और एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पूरा एक ही वन शॉट में पूरा आपको मिलने वाला है। और जो बच्चा अब तक कुछ नहीं पढ़े हैं तो आप बने रहिए और इसी में पूरा कंप्लीट मिलेगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके हम आए हैं ये आपका। चलिए तो देखते हैं। जैसा कि देख रहे हैं कि आप यानी बिहार बोर्ड, ठीक है, मैट्रिक एग्जाम 2026 के लिए फिजिक्स यानी भौतिकी, ठीक है, चैप्टर 1 पढ़ेंगे हम लोग। चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे और प्रकाश का परावर्तन। चैप्टर 1 का नाम है प्रकाश का परावर्तन, जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहेंगे। वही पढ़े जो एग्जाम में आए, ठीक है। अब यहाँ पर अभी से पढ़कर 450 प्लस नंबर लाएं, ठीक। तो बच्चों बने रहिए, पूरा क्लास देखिएगा, बहुत कुछ होने वाला है आपको। यानी एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों एक साथ कंप्लीट होने वाला है। तो आप बिल्कुल मेरे साथ बने रहिए। तो हम लोग का चैप्टर का नाम है लाइट, ठीक है। तो चलिए हम आगे आगे बढ़ते हैं, बिना देरी किए सीधे चलते हैं क्वेश्चन पर। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रकाश प्रकाश क्या है, इसकी विशेषताओं को लिखें। यानी प्रकाश क्या है, इसकी विशेषताओं को लिखें। तो हम लोग जानते हैं कि प्रकाश वो कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तुओं को देख पाते हैं। यानी प्रकाश की सहायता से ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो हम किसी वस्तु को देख नहीं पाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर, आप मिसाल के तौर पर कह सकते हैं कि एक अंधेरा रूम में जाइए और वहाँ पर कोई लाइट बत्ती जला हुआ नहीं रहे, वहाँ से प्रकाश नहीं निकलेगा, तो आप उस अंधेरे रूम में किसी वस्तु को आप देख नहीं पाइएगा, ठीक है। फिर वहीं पर बल्ब जला दीजिए, रोशनी निकलेंगे, लाइट निकलेंगे, तो वहाँ उस रूम के जितने भी चीज़ हैं, जितने भी वस्तुएं आपको दिखाई देंगे। तो प्रकाश की उपस्थिति में किसी वस्तु को देखना संभव है, लेकिन प्रकाश की अनुपस्थिति में किसी वस्तु को देखना असंभव है। प्रकाश रहेगा तभी किसी वस्तु को आप देख पाइएगा। तो यहाँ पर जैसा कि देख रहे हैं, ये आपका लालटेन है और ये जलता हुआ लालटेन, ये जलता हुआ जो लालटेन है, यहाँ से जो लाइट निकला है, प्रकाश निकला है, तो ये वस्तु को हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, खिड़की से सूर्य का प्रकाश, रोशनी सीधे पड़ रहा है यहाँ पर, तो इसलिए हमको यहाँ पर अगल बगल में सामान यानी चीज़ें दिखाई दे रही है। अगर लाइट नहीं रहेगा तो हम किसी वस्तु को देख नहीं पाएंगे। तो आइए क्या कहता है कि प्रकाश क्या है। तो सबसे पहले प्रकाश क्या है इसके बारे में हम लोग लिखते हैं। इसका क्या लिखेंगे कि प्रकाश वो कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं या देख पाते हैं, ठीक है, वो प्रकाश कहलाता है। अब प्रकाश की विशेषताएं निम्नलिखित है। विशेषताएं का मतलब होता है गुण, कि प्रकाश का आखिर क्या गुण है। तो यहां से भी पूछा जा सकता है, ठीक। तो पहला विशेषता है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। और दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि प्रकाश ऊर्जा का क्या है, तो एक रूप है। और बोला जाएगा कि प्रकाश हमेशा गमन करती है। तो किस रेखा में गमन करती है, तो सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक है। उसके बाद अगला कहता है क्या कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। अगला पॉइंट क्या कहता है कि प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। यानी प्रकाश की जो चाल है ना, वो निर्वात में सबसे अधिक होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया यहाँ पर, ठीक है। ये पॉइंट ऑब्जेक्टिव में पूछा गया कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है, तो निर्वात में होती है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है, ठीक। और निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्रकाश निर्वात में प्रकाश की चाल यानी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। आप याद रखिएगा, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है, यानी प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। और दूसरा पॉइंट ये याद रखना है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होती है, तो यहाँ पर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल इतना होता है। तो ठीक है, आप इसको एक बार लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या होगा हम लोग का? अगला क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन अगला आ चुका है आप लोग के सामने। चलिए, अगला क्वेश्चन कहता है क्या? अगला क्वेश्चन कहता है प्रकाश पुंज। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश पुंज या फिर प्रकाश का किरण पुंज क्या है। यानी कहने का मतलब इसको दो नाम से जानते हैं, प्रकाश पुंज या प्रकाश का किरण पुंज क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर लिखेंगे हम लोग। सबसे पहले इसका एक सवाल तो यह है कि प्रकाश पुंज या प्रकाश का किरण पुंज क्या है। तो इसका हम लोग जवाब लिखेंगे कि प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश पुंज या फिर प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? तो उसका जवाब ये लिखेंगे कि प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश पुंज या प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। और प्रकाश का किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं। एक है अपसारी किरण पुंज, दूसरा है अभिसारी किरण पुंज, तीसरा है समांतर किरण पुंज। ठीक है, तो आपको याद रखना है क्या कि प्रकाश पुंज या प्रकाश का किरण पुंज तीन प्रकार का होता है। एक तो हो गया क्या आपका अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, और तीसरा हो गया समांतर किरण पुंज। ठीक है, तो ये जो है ना, यहाँ पर एक बिंदु से निकलकर जब किरणें फैल जाती है, एक बिंदु से निकलकर जब किरणें फैल जाती है तो उसको हम लोग अपसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अगर सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिल जाती है, जैसे ये सब किरणें आकर के यहाँ पर एक बिंदु पर मिल जाती है, सभी किरणें एक बिंदु पर आकर के मिल जाती है, तो इस प्रकार के किरण पुंज को हम लोग क्या बोलेंगे? अभिसारी किरण पुंज। अगर किरणें एक दूसरे के बराबर रहे, समांतर रहे, जैसा कि ये एक दूसरे के क्या है? समांतर है, तो इसको बोलेंगे समांतर किरण पुंज। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुका है। एक बार इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग के सामने? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। चलिए, ये क्वेश्चन हम लोग के सामने है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं। क्या? ये वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक, ये क्वेश्चन आपका वीआई क्वेश्चन है। ठीक, ये क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश का परावर्तन क्या है, इसके नियमों को लिखे। ये क्वेश्चन बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, जो बार बार पूछे जाते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, इसके नियमों को लिखे। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है, तो हम इसको कह सकते हैं, इसका उत्तर इस प्रकार से दे सकते हैं कि प्रकाश का किसी सतह से या प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी प्रकाश का किसी वस्तु से, या यहाँ पर वस्तु के जगह पर सतह भी लिख सकते हैं। ठीक है, प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटने की क्रिया को क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है, और दो नियम निम्नलिखित हैं। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम निम्न हैं। पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यहाँ पर देखिए क्या कहता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम क्या कहता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपतन कोण को हम लोग आई से इंटीग्रेट करते हैं, और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कोण आई बराबर कोण आर के बराबर होता है। ठीक है, ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एक चित्र में देख रहे हैं हम लोग, चित्र में क्या देख रहे हैं कि प्रकाश, जैसे ये प्रकाश की किरण किसी सतह में आके टकराया, यहाँ पर ऐसे आया, इस सतह में टकराया, और टकराने के बाद फिर वापस लौट गया। ठीक है, वापस लौट गया, तो इसी को बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, अब यहाँ पर ये आके टकराने वाला किरण को बोलेंगे आपतित किरण, और यहाँ टकरा करके वापस जो लौटा इसको बोलेंगे
परावर्तित किरण, क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। और ये है समतल दर्पण, क्या है ये, समतल दर्पण है, ठीक है। और ये अभिलंब है, तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच आपतन कोण बनता है, यानी आई से इंडिकेट करते हैं। और यहाँ पर अभिलंब और परावर्तन के बीच जो कोण यहाँ पर बन रहा है इसको बोलते हैं परावर्तन कोण, इसको आर से इंडिकेट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुका है। चलिए अब फिर हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसका लीजिए एक बार एक स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे क्या नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है, चलिए आ चुका है। अब यहां पर आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो यहां पर एक एक पॉइंट याद रखिएगा, इससे एक नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल आपका हो जाएगा। यहाँ कहता है कि चांदी सबसे अच्छा परावर्तक है, यानी चांदी सबसे अच्छा क्या है, परावर्तक है, ठीक। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, सामान्यतः परावर्तक सतह के रूप में समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, यानी प्रयोग किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। यानी आम, सामान्यता का मतलब क्या होता है कि आमतौर पर, ठीक है, आमतौर पर परावर्तक सतह के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, यानी समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। फिर अगला पॉइंट क्या कहता है, अगला पॉइंट कहता है कि सभी प्रकार के परावर्ती पृष्ठ परावर्तन के नियम का पालन करते हैं, ठीक है। जितने भी प्रकार के परावर्ती पृष्ठ है तो सभी परावर्तन के नियम का पालन करते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। जैसा कि आप देखें यहाँ पर क्या कि किसी सतह पर, यहाँ पर ये चित्र देख रहे हैं कि ये एक सतह है, ठीक है, समतल दर्पण है, ये सतह है, एक सतह है, जैसे मान के चलते हैं ये एक सतह है, इस सतह को मान लेते हैं समतल दर्पण, ठीक है। और यहाँ से कोई किरण आया तो किसी सतह पर पड़ने वाली, यहाँ से आकर के ऐसे पड़ा ना, तो ये पड़ने वाली किरण को क्या बोलेंगे, आपतित किरण, आपतित किरण कहते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है, किसी सतह से टकराकर, जैसे यहाँ से आया, यहाँ टकराने के बाद फिर वापस जो लौटा तो यहाँ पर कहता है किसी सतह से टकराकर वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। तो ये कोई सतह पर जो ये आने वाली किरण, ठीक है, आपतित किरण, और यहाँ टकरा करके वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं कि ये आने वाली किरण को, यानी कि किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण, और यहाँ पर करके टकरा करके वापस जो लौटा है तो इसको क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण कहेंगे, परावर्तित किरण कहेंगे। ये टकरा करके वापस जा रहा है, ये यहाँ पर टकरा रहा है, ठीक है। तो ये किरण आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ठीक है। ये आपतन कोण, ये परावर्तन कोण, क्लियर है। चलिए आपको समझ में आ चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक बार लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ेंगे। हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर क्या कहता है। अगला क्वेश्चन हम लोग के सामने, ठीक है। चलिए लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। बिल्कुल आप बने रहिए, सभी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव इंपोर्टेंट जितने हैं इससे आपके एग्जाम में बाहर नहीं क्वेश्चन रहने वाले हैं। सभी क्वेश्चन इसी से रहेंगे। ये इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन बनेंगे तो इससे बाहर नहीं बनेंगे। पूरा देखिएगा एक बार, तब उसके बाद कहिएगा। तो देखते हैं हम लोग ये क्या कहता है कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं, हम लोग जानते हैं कि किसी बिंदु वस्तु से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन अथवा अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु वस्तु का हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। तो देखिए इसका क्या लिखे हैं, प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो इसका जवाब होगा किसी बिंदु वस्तु से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन अथवा अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब यहाँ पर सवाल में बोल रहा है कि ये कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। एक का नाम है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा का नाम है आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब का दूसरा नाम क्या है, काल्पनिक प्रतिबिंब। या तो इसको आभासी प्रतिबिंब कहेंगे या फिर काल्पनिक प्रतिबिंब हम लोग कहते हैं। चलिए लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ चुका है आपके सामने। चलिए
ये क्वेश्चन आपके सामने क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर लिखिए। अगर अंतर पढ़ लीजिएगा तो इससे वास्तविक प्रतिबिंब का अलग से भी जवाब दे सकते हैं, आभासी प्रतिबिंब का अलग से भी जवाब दे सकते हैं। फिर इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आप इसको देखिए ध्यान से। यहाँ पर कहता है, क्या कहता है कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में निम्नलिखित अंतर हैं। ठीक है, एक तरफ यहाँ पर हो गया क्या, इधर हो गया वास्तविक प्रतिबिंब और इधर हो गया आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, तो इधर जो भी होगा तो ये वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में बात होगा, इधर जो भी होगा तो आभासी प्रतिबिंब के बारे में बात होगा। आभासी को काल्पनिक प्रतिबिंब भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका पहला पॉइंट क्या कहता है, यह का मतलब वास्तविक, यह वास्तविक किरणों के मिलने से बनता है और यह काल्पनिक किरणों के मिलने से बनता है। एक एक पॉइंट हो गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि यह हमेशा वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है, यानी वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है ना तो वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है, लेकिन इधर वाला जो होगा ना यह हमेशा वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। क्या होता है, सीधा होता है। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, यानी वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यानी कहने का मतलब कि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। सवाल पूछा जाएगा, इससे एक नंबर या क्वेश्चन बन सकता है अलग से कि किस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है या प्राप्त किया जा सकता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब को कभी भी पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है, प्राप्त नहीं किया जा सकता है। चलिए लीजिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए ले लिए स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, चलिए यहां पर इसका कंसेप्ट हम लोग समझते हैं। यहां पर क्या है, ये टॉपिक यहां पर दर्पण के बारे में है। ठीक है, यानी कि दर्पण, मिरर। ठीक है, मिरर जिसमें हम लोग अपना फेस देखते हैं ना, उसी को दर्पण कहते हैं, मिरर कहते हैं। ठीक, इंग्लिश में मिरर कहते हैं, हिंदी में दर्पण कहते हैं। तो दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समतल दर्पण, एक होता है, दूसरा होता है गोलीय दर्पण। क्या होता है, गोलीय दर्पण। पहला क्या, समतल दर्पण जिसको प्लेन मिरर कहेंगे, और दूसरा है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण को स्फेरिकल मिरर कहेंगे। ठीक है, फिर गोलीय दर्पण जो है ना, ये गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। ये गोलीय दर्पण जो होता है ये दो प्रकार का होता है। एक होता है अवतल दर्पण। क्या होता है, अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण। और दूसरा होता है आपका उत्तल दर्पण। क्या होता है, उत्तल दर्पण। ये गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। ठीक है, तो यहाँ पर वही बात लिखा है, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। ठीक है, और ये जो है ना, ये है आपका अवतल दर्पण और ये है उत्तल दर्पण। क्लियर है। चलिए इसका एक बार लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि ये जो है ना, ये समतल दर्पण है। ये क्या है, समतल दर्पण। ये सीधा जो है ना, सीधा ये समतल दर्पण है। तो इसका आप, चलिए नेक्स्ट आपके सामने, तो बच्चों आ चुका है आपके सामने क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ से कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। अगर इसको पढ़ लीजिएगा तो कई सारी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब आप आसानी के साथ दे सकते हैं। बिल्कुल बने रहिए, आपका पूरा चैप्टर एक ही क्लास में समाप्त कर देने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ से आपका कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर होंगे, कंसेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, समतल दर्पण क्या है, इसकी विशेषताओं को लिखिए। ठीक है, तो समतल दर्पण क्या है, वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। यानी परावर्तक सतह, जैसे ये मान के चलते हैं ये समतल दर्पण है, इधर पॉलिश किया हुआ है। ठीक है, और इधर प्लेन है। इधर वाला भाग को परावर्तक पृष्ठ कहेंगे, इधर वाला भाग को जिधर से अपना फेस देखते हैं ना, उधर परावर्तक पृष्ठ कहेंगे या सतह कहेंगे। ठीक है, तो ये समतल दर्पण, यानी वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, प्लेन हो, समतल हो, उसे समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, अब इसकी विशेषताएं, समतल दर्पण की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर एक,
जो समतल दर्पण होगा तो समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब, जब भी समतल दर्पण पर प्रतिबिंब जो बनेगा ना वो हमेशा आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी, सीधा और वस्तु के बराबर बनेगा। एकदम माइंड में नोट कर लीजिए कि समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा और वस्तु के बराबर। ये तीन बात को आप रट जाइए कि समतल दर्पण पर जब भी प्रतिबिंब बनेगा तो आभासी बनता है, सीधा बनता है और वस्तु के बराबर बनता है। ठीक है, तो उसको याद रखिएगा। तो यहाँ पर ये है आपका समतल दर्पण। ठीक है, ये समतल दर्पण, ये आपका लड़की है और ये आपका दर्पण है। इस लड़की का दर्पण में जो इमेज देख रहे हैं ना, प्रतिबिंब जो देख रहे हैं ना, तो ये प्रतिबिंब सेम है। देखिए एक जरा सा भी फर्क नहीं है, जितना हाइट लड़की का है उतना ही उसका प्रतिबिंब का हाइट है। ठीक है, और जितना दूरी पर ये लड़की है उतना दूरी पर उसका प्रतिबिंब बन रहा है, जितना आकार इसका है वैसा आकार का सेम आकार का प्रतिबिंब बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये जिसका जितना बड़ा फेस है उतना ही बड़ा फेस यहाँ पर दर्पण में बन रहा है, और जितना इसका हाइट है उतना ही हाइट ऊंचाई का ये प्रतिबिंब दिखा रहा है। तो ये समतल दर्पण है आपका। ठीक है, अब देखिए इसका विशेषता क्या है। समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा तथा वस्तु के बराबर होता है, वस्तु के बराबर होता है, वस्तु के समान होता है। एक बात तो एकदम ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, दूसरा बात क्या है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है या होता है। समतल दर्पण पर हमेशा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, जो आभासी होता है तो वो सीधा होता है और वो दर्पण के पीछे बनता है। ठीक, अब बात क्या है कि प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दूरी के बराबर होता है। अब प्रतिबिंब की दूरी, जैसे ये लड़की है तो ये वस्तु हो गया, इसका प्रतिबिंब जितना दूर रहेगा उतना दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो वही बात कर रहा है कि प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दूरी के बराबर होता है। अगला बात कहता है कि प्रतिबिंब का ऊंचाई वस्तु के ऊंचाई के बराबर होता है, वस्तु के ऊंचाई के बराबर होता है। ठीक है, अब प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है या उल्टा बनता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। समतल दर्पण का आवर्धन जो होता है ना 1 होता है। समतल दर्पण का आवर्धन हमेशा +1 होता है। ठीक है, चलिए इसका भी लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं हम। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें भी समझिएगा। चलिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या, यहाँ पर देखेंगे हम लोग, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है, इसका क्या अर्थ है। तो समझिएगा, जब भी समतल दर्पण का आवर्धन +1 होता है, क्या होता है, +1 होता है, तो 1 तो बताएगा कि प्रतिबिंब, 1 क्या बताएगा कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा। प्रतिबिंब का आकार ये 1 बताता है, समतल दर्पण में 1 बताता है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। ठीक है, लेकिन ये प्लस का चिन्ह जो है ना, ये प्लस का चिन्ह यानी ये चिन्ह प्लस का बताएगा क्या कि प्रतिबिंब आभासी और सीधा होगा। प्रतिबिंब आभासी और सीधा होगा। प्लस का चिन्ह बताएगा प्रतिबिंब, याद रखिएगा, प्लस का चिन्ह बताएगा कि प्रतिबिंब आभासी और सीधा होगा, और 1 बताएगा कि प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु के ऊंचाई के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर वही बात देखिए, यहाँ पर कह रहा है, क्या कह रहा है कि एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 दर्शाता है कि प्रतिबिंब वस्तु के बराबर है, और धनात्मक चिन्ह यानी प्लस वाला चिन्ह दर्शाता है प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा है। बस इतना ही लिख दीजिएगा, आपका एकदम पूरा क्लियर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि गोलीय दर्पण क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो गोलीय दर्पण का परिभाषा हम लोग लिख सकते हैं कि वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, गोलीय हो, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। तो देखिए, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ या पृष्ठ की जगह पर सतह भी लिख सकते हैं। वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, उसे गोलीय दर्पण
कहते हैं, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। तो अगला क्या है, इसी में एक क्वेश्चन और ऐड किया हुआ है कि गोलीय यह कितने प्रकार के होते हैं। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। ठीक है, ये है आपका अवतल दर्पण और ये है आपका उत्तल दर्पण। जैसा कि यहाँ देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पर ये ऐसे रहे ना, अगर ऐसे रहे, इधर इधर जो लिख रहे हैं ना, ये पोलिस है, इस पार पोलिस है, ठीक है, और इधर से देखा जाएगा तो ये अवतल दर्पण है। अगर इसको हम लोग ऐसे कर दें, ठीक है, इस तरह से कर दें, तो ये हो जाएगा उत्तल, ये उत्तल, ये अवतल दर्पण। ठीक है, इसको एक बार देख लीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक बार लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चलिए अगला फिर क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कि आपको माइंड में रखना है, यहां से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे जाएंगे आपका। ठीक है, तो ये सब पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है यहाँ पर, पहला पॉइंट कहता है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, जब भी बोलेगा इससे आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने में आसानी होगा कि गोलीय दर्पण की, यानी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी का मतलब यफ और वक्रता त्रिज्या का मतलब आर। तो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। कौन, यानी वक्रता त्रिज्या का आधा कौन होगा, फोकस दूरी आधा होगा। ठीक है, फोकस दूरी आधा होता है। ठीक, तो यहाँ पर F बराबर R/2। फिर अगला पॉइंट कहता है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या मतलब R फोकस दूरी की दुगुनी होती है, दुगुनी दूरी होती है। ठीक है, दुगुनी। तो R बराबर क्या होता है, 2F होता है। R बराबर क्या होता है, 2F होता है। यानी फोकस दूरी की क्या होगी, फोकस R बराबर 2F हो जाएगा। यानी वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पर क्या कहता है कि अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक होता है। अवतल दर्पण का जो फोकस होता है ना, वो वास्तविक होता है, और उत्तल दर्पण का फोकस आभासी होता है। क्या होता है, आभासी होता है। उत्तल दर्पण का फोकस आभासी होता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों ऋणात्मक होता है, यानी माइनस में होता है। ठीक है, जबकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों धनात्मक होता है। दोनों किस में होता है, प्लस में होगा। ठीक है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों प्लस में होगा, यानी धनात्मक होगा, और अवतल दर्पण रहेगा तो दोनों ऋणात्मक होगा, माइनस में होगा। दर्पण में सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। याद रखिएगा, दर्पण में सभी दूरियां, जितना भी दूरियां लिया जाएगा, सभी दूरियां कहां से मापी जाएगी, तो दर्पण के ध्रुव से। ठीक है, ध्रुव का मतलब P से। ठीक है, तो एक बार इसका लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों देखिए, यहां पर आपके सामने आ चुका है ये क्वेश्चन यहां पर क्या कहता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी सवाल पूछा जाता है, अंतर पढ़ लेने से क्या होगा कि अवतल दर्पण उत्तल दर्पण को अच्छा से हम लोग समझ जाएंगे। ठीक है, उससे कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए, 2 नंबर क्वेश्चन आए तो बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में निम्न अंतर है। तो चलिए यहाँ पर इधर अवतल दर्पण है और इधर उत्तल दर्पण है। ठीक है, अब इसके बारे में क्या कि इसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा होता है और इसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा होता है। जैसा कि यहाँ पर ये ऐसे हुआ तो अंदर की ओर धंसा होगा। ठीक है, अंदर की ओर परावर्तक सतह तो इधर हुआ ना, इधर वाला परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा है, और उत्तल ऐसे होता है तो ये परावर्तक सतह इधर हुआ इसका, तो उभरा हुआ है। कोई भी सामान ऐसे रहेगा तो ये उभरा हुआ ना, उभरा हुआ होता है। ठीक, इसका फोकस वास्तविक होता है, इसका फोकस आभासी होता है, यानी काल्पनिक होता है। ठीक है, इसमें वास्तविक तथा आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। याद रखिएगा, अवतल दर्पण में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, लेकिन उत्तल दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। इसमें केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, मतलब आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, इसमें प्रतिबिंब वस्तु से छोटा या बराबर या बड़ा हो सकता है।
अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा ना, तो वो छोटा भी बन सकता है, वस्तु से छोटा भी बन सकता है, वस्तु के बराबर भी बन सकता है, या वस्तु से बड़ा भी बन सकता है। तीनों टाइप का बनेगा अवतल दर्पण में। जबकि उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? इसमें प्रतिबिंब वस्तु से हमेशा छोटा बनता है। हमेशा क्या बनता है? छोटा बनता है। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, और जबकि यहाँ पर उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। तो याद रखिएगा, कभी कभी बोला जाता है एक नंबरिया में, किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, तो अवतल दर्पण को बोलेगा। किस दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं, तो उत्तल दर्पण को। तो ये सब भी पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट। चलिए अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। एक मिनट, यहां पर हम लोग देखेंगे अगला। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? तो कहता है कि अवतल दर्पण, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, 2 अंक वाला क्वेश्चन। अवतल दर्पण के उपयोग को लिखे, बोल देगा अवतल दर्पण के 2 उपयोग को लिखे। तो अवतल दर्पण के उपयोग निम्नलिखित हैं, ठीक है। पहला उपयोग क्या है कि हजामती के रूप में, मतलब जिसको बोलते हैं हजामती का मतलब सेविंग के रूप में, यानी दाढ़ी बनाने में, ठीक है। हजामती के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाएगा? तो अवतल दर्पण का। या दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का। नाई के दुकान में जो शेविंग करता है ना, तो वहां पर दर्पण लगा रहता है, वो अवतल दर्पण का उपयोग करता है। क्यों? बड़ा देखने के लिए, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि वाहनों के हेडलाइट, कोई भी गाड़ी है, वाहन का मतलब गाड़ी का जो हेडलाइट होता है ना, उसमें हेडलाइट तथा सर्च लाइट, यानी डॉक्टर जो एक लाइट होता है देखता है कानून वगैरह में, तो सर्च लाइट उसको बोला जाता है, में परावर्तक के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है कि डॉक्टर द्वारा, ठीक है, यहां पर पहला, ये दूसरा और ये तीसरा पॉइंट, ठीक है। डॉक्टर द्वारा रोगियों के नाक, कान, गले, दांत आदि के जांच में किस दर्पण का उपयोग करेगा? अवतल दर्पण का उपयोग करेगा, ठीक है। कनकेव मिरर, इंग्लिश में बोलते हैं कनकेव मिरर, तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग देखेंगे। ये तो अवतल दर्पण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, उत्तल दर्पण का उपयोग, ठीक है। देखिए यहां पर दर्पण भी दिखा दिए हैं, तो उत्तल दर्पण के उपयोग को लिखिए। तो उत्तल दर्पण के उपयोग निम्नलिखित हैं, यानी वाहन का मतलब गाड़ी, वाहनों के साइड मिरर के रूप में। जब कोई भी गाड़ी होता है ना, तो ड्राइवर के बगल में साइड में एक मिरर लगा हुआ रहता है, दर्पण लगा हुआ रहता है, पीछे की वस्तु को देखने के लिए और वो सुरक्षित चलाने के लिए। तो जब भी बोलेगा कि वाहनों के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का, ठीक है। यानी सड़क बत्ती के परावर्तक सतह के रूप में, यानी कोई सड़क है, ठीक है, चौराहे है, वहां पर कोई भी बल्ब लगाता है, तो बल्ब के परावर्तक सतह जो है ना, वो उत्तल दर्पण का लगाया जाता है, ठीक है। उसके बाद वाहनों के पक्ष दृश्य के रूप में, यानी वाहन को पीछे देखने के लिए किस दर्पण का इस्तेमाल करते हैं? वाहन में जो वाहन में लगा रहता है पीछे देखने के लिए, तो वो दर्पण का नाम है उत्तल दर्पण, ठीक है। चलिए इसका भी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। लीजिए इसका एक बार स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। चलिए ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। चलिए इसको देखते हैं। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछे जाते हैं इस भी क्वेश्चन। क्या कहता है क्वेश्चन कि हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्चिम दृष्टि दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं? मतलब ज्यादा वरीयता क्यों देते हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्चिम दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता देते हैं क्योंकि, क्यों देते हैं? अब जवाब सुनिए। क्योंकि यह मतलब उत्तल दर्पण, ठीक है, उत्तल दर्पण, यह हमेशा आवासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। कौन? उत्तल दर्पण हमेशा आवासी और सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं, और साथ में इसका दृष्टि क्षेत्र जो है ना, देखने का क्षेत्र बहुत बड़ा है। क्या है? इनका दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है, जिससे ड्राइवर अपने
पीछे के बड़े क्षेत्र को आसानी से देख लेते हैं और गाड़ी जो ड्राइव करते हैं सुरक्षित ड्राइव करते हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करेंगे? उत्तल दर्पण का। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये चित्र में, देखिए ये कोई गाड़ी है, इस गाड़ी में लगा हुआ है ये क्या? दर्पण। और ये दर्पण कौन सा दर्पण है? ये है आपका उत्तल दर्पण। कौन दर्पण है? उत्तल दर्पण है। कौन दर्पण है? उत्तल दर्पण है ये। ठीक है, अब यहाँ पर ड्राइवर जो ड्राइव कर रहा है तो पीछे से जो ये देख रहे हैं ना, ये गाड़ी जो आ रहे हैं, ये गाड़ी आ रहे हैं तो वो आसानी से देख लेते हैं, जिससे उसको क्या होता है? सुविधा होता है और वो अपने आप को क्या करता है? साइड दे देता है। बड़ा गाड़ी है, छोटा गाड़ी, सब कुछ देख करके साइड दे देते हैं। ठीक है, तो ये इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलिए ये क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा दे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे? अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर अभिसरित होती है, जिस बिंदु पर अभिसरित होती है उस बिंदु को अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। चलिए हो गया इसका क्लियर। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या है? अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं? ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं या क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका उत्तर लिखेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें, यानी क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणों को अवतल दर्पण एक बिंदु पर अभिसारित करता है, इसीलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, यहां पर कहता है कि देखिए ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एकदम छोटा छोटा है। अब एक बार देखिए, बिल्कुल आसान भाषा में लिखा गया है। तो यहाँ पर उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं या क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर लिखेंगे हम लोग क्या आंसर, कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणों को उत्तल दर्पण एक बिंदु से अपसरित करता है, इसलिए उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। ठीक है, एक और है यहाँ पर आपका क्या, कि उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है? ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उत्तल, हम लोग तो जानते हैं कि उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है, लेकिन क्यों किया जाता है? तो उसका देखिए, उत्तल दर्पण पर बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा होता है और इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, जिससे ड्राइवर अपने पीछे से आने वाले वाहन को आसानी से देख लेते हैं। इसलिए उत्तल दर्पण जब आसानी से देख लेगा तो वो सुरक्षित गाड़ी चलाएगा ना, तो इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। बिल्कुल सिंपल बात है, आप थोड़ा भी दिमाग लगाइएगा पूरा लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों चलिए इसी मोटिवेट के साथ हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या यहाँ पर कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामती के रूप में क्यों किया जाता है? इससे पहले हम लोग पढ़ें कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामती के रूप में यानी शेविंग के रूप में, दाढ़ी बनाने में किया जाता है। तो लेकिन क्यों किया जाता है? यहाँ पर घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या होता है कि सीधा सीधा ना पूछ के कभी कभी घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है 2 नंबरिया में। ठीक है, कि यहाँ बोलेगा अवतल दर्पण का उपयोग हजामती के रूप में क्यों किया जाता है? हम जानते हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामती के रूप में किया जाता है, लेकिन क्यों किया जाता है? आखिर उसका करने का उद्देश्य क्या है? तो देखिए, अवतल दर्पण में यहाँ पर लिखेंगे, अवतल दर्पण में जब चेहरा यानी फेस ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है तो चेहरे का प्रतिबिंब
आभासी, आभासी सीधा बड़ा, आभासी सीधा और बड़ा, यानी फेस का जो प्रतिबिंब बनेगा ना वो आभासी सीधा और बड़ा बनेगा, और दर्पण के पीछे बनता है, जिससे छोटा छोटा बाल बड़ा दिखाई देते हैं। इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग हजामती के रूप में किया जाता है। बस इतना लिख देना है और कुछ नहीं। चलिए अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्या, यहाँ पर कहता है क्वेश्चन कि अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में क्यों किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में भी किया जाता है, लेकिन क्यों किया जाता है तो इसका हम लोग देखेंगे क्या। सोलर कुकर में सूर्य के किरणों का उपयोग ऊष्मा प्राप्त करने में किया जाता है। क्या, यानी कि सोलर कुकर में सूर्य के किरणों का उपयोग ऊष्मा मतलब ताप, ठीक है, प्राप्त करने के लिए किया जाता है। सोलर कुकर में अवतल दर्पणों के उपयोग से प्रकाश का परावर्तन अधिक होता है, प्रकाश का परावर्तन अधिक होता है। ये परावर्तित प्रकाश किरणें एक विशेष स्थान पर अभिसारित होती है, जिससे ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है। बस इतना लिख देना है। चलिए एक बार लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ले लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहां पर क्या कहता है कि यहां पर एक क्वेश्चन है, पासर परिवर्तन से आप क्या समझते हैं। पासर परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, तो इसका लिखेंगे, जब हम समतल दर्पण में अपना दाहिना हाथ उठाते हैं, जब हम समतल दर्पण में अपना दाहिना हाथ उठाते हैं तो लगता है कि प्रतिबिंब का बायां हाथ उठ रहा है। अगर उठाएंगे दर्पण में दायां हाथ तो प्रतिबिंब वहां पर दर्पण में लगेगा, प्रतिबिंब का बायां हाथ उठ रहा है, उल्टा लगेगा। ठीक है, इसी परिवर्तन को, परिवर्तन का मतलब बदलाव, इसी परिवर्तन को पासर परिवर्तन कहते हैं। बस सिंपल सा था। अब देखिए नेक्स्ट, यहां पर क्या कहता है, आवर्धन किसे कहते हैं, ये भी 2 नंबर में पूछे जाते हैं। तो यहां पर लिखेंगे प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन करते हैं। यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु, जैसे हम एक इंसान है तो हम वस्तु हो गए, अब दर्पण में खड़ा रहेंगे तो मेरा ही शकल का एक प्रतिबिंब बनेगा, तो मेरा ऊंचाई और मेरा जो शकल का प्रतिबिंब जो बना तो उसकी ऊंचाई के उसी के अनुपात को क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब आवर्धन कहेंगे। आवर्धन किसे कहते हैं, तो लिखेंगे प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या बोलेंगे, आवर्धन कहते हैं। तो वही बात लिखे हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसे मतलब आवर्धन, इसे m से सूचित किया जाता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। तो अर्थात m का मतलब हो गया आवर्धन, तो आवर्धन बराबर क्या हो जाता है, आवर्धन बराबर हो जाता है, m का मतलब हो गया आवर्धन, आवर्धन बराबर हो जाएगा यानी h1/h2 भी लिख सकते हैं। ये प्रतिबिंब की ऊंचाई, ये वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, या इसका दूसरा सूत्र होता है, क्या होता है कि यम का मतलब आवर्धन, आवर्धन बराबर -v/u भी होता है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा, देख लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्या कहता है, चलिए आपके सामने आ चुका है, ये न्यूमेरिकल है। क्या कहता है, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी होगी। देखिए यहाँ पर क्या है, वक्रता त्रिज्या, क्या दिया हुआ है, वक्रता त्रिज्या। तो यहाँ पर ये मैथ है आपका, तो वक्रता त्रिज्या का मतलब आर बराबर कितना है, 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, 20 सेंटीमीटर निकालना है। फोकस दूरी का मतलब एफ बराबर वाट। ठीक है, तो देयरफॉर हम लोग जानते हैं कि एफ बराबर क्या होता है, r/2, ये सूत्र होता है। तो एफ बराबर, आर का मान कितना है 20, तो 20/2, तो एफ बराबर कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, आंसर हो जाएगा ये न्यूमेरिकल है, इजी है। ठीक, लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हम लोग। चलिए
अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको कई बार बिहार बोर्ड में पूछे गए ये क्वेश्चन, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बिना छुए हुए आप समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का पहचान कैसे करेंगे? ठीक है, बिना टच किए आपको टच नहीं करना है, तीनों दर्पण का पहचान करना है बिना छू करके। ठीक है, तो इसके लिए कैसे हम करेंगे, तो हम क्या करेंगे कि हम तीनों दर्पण के सामने खड़े होकर अपने चेहरे का बारी बारी से अवलोकन करेंगे। अवलोकन मतलब जांच करेंगे, ठीक है, टेस्ट करेंगे। यदि चेहरा समान नजर आए, यदि चेहरा का आकार समान नजर आए तो समतल दर्पण होगा। यदि चेहरा बड़ा नजर आए तो अवतल दर्पण होगा। यदि चेहरा छोटा नजर आए, जितना है और उसका प्रतिबिंब दर्पण में, मेरा चेहरा का जितना, हम दर्पण में खड़ा हो जाएंगे, ठीक है, और खड़ा होकर अपना चेहरा का अवलोकन करेंगे, किसमें, दर्पण में, और देखेंगे कि मेरा चेहरा से प्रतिबिंब का आकार अगर बराबर है, समान साइज का है, तो हम समतल दर्पण कहेंगे। बड़ा नजर आएगा, जितना है उससे बड़ा नजर आएगा प्रतिबिंब, तो अवतल कहेंगे। जितना है उससे अगर छोटा नजर आए तो क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण कहेंगे। तो इस तरह से हम लोग क्या कर लेंगे, पहचान कर लेंगे। इस प्रकार से तीनों दर्पण का पहचान कर लेंगे। चलिए ये भी हो चुका है, लीजिए एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझिएगा यहाँ इंपॉर्टेंट बात क्या है, नोट में लिखिए, यहाँ से भी आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर होगा। ठीक है, तो इसको भी ध्यानपूर्वक देखिएगा आप। यहाँ पर कहता है, समझिएगा, यदि आवर्धन धनात्मक हो तो प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा होता है। अगर बोलेगा कि किसी दर्पण का आवर्धन क्या है, धनात्मक है, तो प्रतिबिंब कैसा होगा, तो जब भी आवर्धन धनात्मक, आवर्धन का मान प्लस में हो तो प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा होता है। यदि दूसरा पॉइंट कहता है क्या, कि यदि आवर्धन ऋणात्मक हो, यानी आवर्धन माइनस में हो, तो प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा होता है। ठीक है, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण में देखिए, समतल दर्पण, दो समतल और उत्तल दर्पण में आवर्धन हमेशा धनात्मक होता है, यानी समतल दर्पण रहे चाहे उत्तल दर्पण रहे, लेकिन दोनों का आवर्धन हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्या कहता है, अवतल दर्पण में आवर्धन धनात्मक ऋणात्मक दोनों हो सकता है, यानी अवतल दर्पण रहेगा ना, तो वो धनात्मक ऋणात्मक दोनों हो सकता है। अवतल दर्पण का आवर्धन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, लेकिन उत्तल और समतल दर्पण का आवर्धन हमेशा धनात्मक होगा, प्लस में होगा। ठीक है, अगला पॉइंट क्या कहता है, यदि आवर्धन एक हो तो प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होता है। यदि आवर्धन का मान एक हो तो प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होता है। यदि आवर्धन एक से बड़ा हो, यदि आवर्धन का मान एक से बड़ा हो तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होता है। यदि आवर्धन एक से छोटा हो, यदि आवर्धन का मान एक से छोटा हो तो प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होता है। ये कंसेप्ट आप याद रखिएगा, ये फंसाने वाला क्वेश्चन है, याद कीजिएगा, पूरा तुरंत मार दीजिएगा। अभी पढ़ा देते हैं, फिर इसका जब हम क्वेश्चन कराएंगे तब आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। ठीक है, ये सभी का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। चलिए अगला क्या है, चलिए इसको भी समझिएगा, नोट में एक एक चीज काम का है। तो यहां पर हम लोग नोट में समझते हैं क्या, कि यू का मतलब वस्तु की दूरी, भी का मतलब प्रतिबिंब की दूरी, एफ का मतलब फोकस दूरी, आर का मतलब वक्रता त्रिज्या, ठीक है, और पी का मतलब दर्पण का ध्रुव, एफ का मतलब दर्पण का मुख्य फोकस, सी का मतलब दर्पण का वक्रता केंद्र। तो ये सब भी आप एक झलक देख लीजिए, किसको क्या कहते हैं, यू को कहते हैं वस्तु की दूरी, ठीक है, और भी को कहते हैं प्रतिबिंब की दूरी, एफ को कहते हैं फोकस दूरी, आर को कहते हैं वक्रता त्रिज्या, पी को कहते हैं ध्रुव, और एफ को कहते हैं फोकस, और सी को कहते हैं यानी वक्रता केंद्र। तो ये सब भी आप एक बार इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ये सभी चीज कंसेप्ट है, ये पूरा माइंड में रहेगा तब समझिएगा आप, आगे काम देने वाला है, भी देखते जाइए। चलिए इसको भी माइंड में रखिएगा, एक एक चीज काम का है, पूरा कंसेप्ट, तभी साइंस समझ में आएगा। अवतल दर्पण के लिए, कौन दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर अवतल दर्पण के लिए कौन सा बात है, कि अवतल दर्पण के लिए u का मान माइनस में होगा,
अच्छा, भी का मान माइनस कभी प्लस होगा। अच्छा, कब माइनस होगा? अवतल दर्पण में यू का मान किस में होगा? माइनस में होगा हमेशा। लेकिन भी का मान माइनस भी होगा प्लस भी होगा, कभी माइनस कभी प्लस। कब होगा उसका क्लियर करेंगे, ठीक है। तो पहले देख ही लेते हैं। और एफ का मान माइनस में होगा और यहाँ पर आर का मान माइनस में होगा, ठीक है। यानी अवतल दर्पण में सब कुछ माइनस में होगा, लेकिन भी कभी प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर कब होगा? जब जब देखिए, जब जब यू एफ से बड़ा हो, यानी एफ से यू बड़ा हो तो भी माइनस में होगा। अब प्लस में कब होगा? जब यू एफ से छोटा हो तो प्लस में होगा। ये कंसेप्ट को आप याद रखना है, ठीक है। लीजिए इसका एक बार स्क्रीनशॉट, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए ले लिए स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसको भी माइंड में रखना है। एक मिनट, चलिए इसको हम लोग देखेंगे अब उत्तल दर्पण के लिए, ठीक है। कौन दर्पण के लिए? उत्तल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण के लिए यू का मान माइनस में होगा, भी का मान प्लस में होगा, एफ का मान प्लस में होगा, आर का मान प्लस में होगा। इसमें झोले नहीं है, ठीक है। अब देखिए, एक है दर्पण सूत्र, ठीक है। दर्पण सूत्र, तो यहाँ पर लिखा है दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र का फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। यानी दर्पण सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है, याद रखिएगा। ये है आपका क्या? दर्पण सूत्र का फॉर्मूला है। बोलेगा कि निम्नलिखित में से कौन दर्पण सूत्र है, तो आपको ये याद रखना है दर्पण सूत्र है। चलिए ये भी हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है यहाँ पर? अगला है चलिए अब आपका सब्जेक्टिव सारा क्वेश्चन चैप्टर 1 से जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब सीधे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम लोग आ चुके हैं। तो यहाँ पर बिहार बोर्ड मैट्रिक, ठीक है, एग्जाम फिजिक्स भौतिकी चैप्टर 1 यानी VVI, ठीक है, यानी VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। चैप्टर पहला से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि आपका लगभग 70 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेंगे। और एक क्वेश्चन भी स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा देखिएगा। तो बच्चों देखिए यहाँ पर क्या कहता है। यहाँ पर किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूर पर खड़े हो, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूर पर खड़े हो, जितना दूर रहना है रहिए खड़े, ठीक है, आपका प्रतिबिंब सदैव का मतलब हमेशा, ठीक है, सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण है। यानी कि वो कौन दर्पण है? जो आप जहां खड़ा होना है, जितना दूर खड़ा होना है, खड़ा हो जाइए, लेकिन आपका प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा। क्या बनेगा? सीधा बनेगा। प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा। तो संभवतः वो दर्पण कौन सा दर्पण होगा? तो कहने का मतलब सीधा प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनता है, किस किस दर्पण में बनता है सीधा? तो अवतल में भी बनता है, उत्तल में भी बनता है, समतल में, तीनों में बनता है। लेकिन शर्त है तीनों में बनता है, लेकिन हमेशा अवतल में नहीं बनता है। हमेशा सीधा अवतल में, कभी कभी सीधा बनता है, ठीक है। हमेशा सीधा अवतल में नहीं बनेगा, ठीक है, कभी बनेगा अवतल में। तो यहाँ बोलता है हमेशा, तो हमेशा वाला बात में तो अवतल छट जाएगा, बचा दो दर्पण। कौन दो दर्पण? समतल और उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा बनता है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं, या तो समतल अथवा उत्तल, ये ऑप्शन सही है, ठीक है। या तो समतल अथवा उत्तल, ये दोनों में हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो ये इसका राइट जवाब है, बिल्कुल सही। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, यानी ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है इसका। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। अगला तो यहां पर दूसरा ऑब्जेक्टिव देखेंगे हम लोग। चलिए ये क्या कहता है? ये कहता है कि ये क्वेश्चन कहता है किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा
तथा बीम से बड़ा पाया गया। बीम का मतलब वस्तु होता है, ठीक है। तो अवतल दर्पण, याद रखिएगा कौन दर्पण, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में अवतल दर्पण द्वारा, ठीक है, यहाँ पर द्वारा है, बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बीम, बीम का मतलब वस्तु से बड़ा पाया गया। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, तो देखिए अवतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब बनता है क्या, अधिकतर प्रतिबिंब बनता है क्या, आपका बनता है वास्तविक उल्टा। एक ही कंडीशन पर आभासी और सीधा और बड़ा बनता है। कब बनता है, वो जब ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु को रखा जाता है। तो ध्रुव और यानी ध्रुव और फोकस के बीच, यानी दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच रखा जाता है, तबे, यानी ये हो गया आपका क्या, ध्रुव, यहाँ हो गया फोकस। जब वस्तु को यहाँ पर रखेंगे, तो यहाँ पर जब वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा इधर। जब इधर बनेगा तो आभासी, यानी दर्पण के पीछे बनेगा, तो आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और बड़ा बनेगा। तो कहाँ रखते हैं, यानी ध्रुव, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच, यहाँ पर कहीं पर भी वस्तु को रख देंगे, यहाँ पर कहीं पर भी रख देंगे, फोकस और ध्रुव के बीच कहीं पर भी वस्तु को यहाँ रख दे, यहाँ रख दे, यहाँ रख दे, लेकिन हमेशा क्या बनेगा, आभासी सीधा बनेगा। बाकी यहाँ से इधर कहीं भी रखेंगे तो वास्तविक उल्टा बनेगा। ये आपको पता था, ठीक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि दर्पण सूत्र, ठीक है, दर्पण सूत्र है। यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि दर्पण सूत्र है, तो दर्पण सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। यानी दर्पण सूत्र का फॉर्मूला होता है क्या, कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। यानी इसका सही आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। तो ये आपका ये हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग देखेंगे अब क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है हम लोग के सामने। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं क्या, यहाँ पर ये क्वेश्चन कहता है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, यानी जो अवतल दर्पण है ना, उसका फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है, शून्य होती है, या क्या होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, और वक्रता त्रिज्या भी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। फोकस दूरी कहे या वक्रता त्रिज्या कहे, दोनों क्या होता है, ऋणात्मक होता है, यानी नेगेटिव होता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या सही है, ऑप्शन नंबर ए ऋणात्मक इसका सही जवाब है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है। कहता है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, क्या होती है, अनंत होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, अनंत होती है। चलिए इसको भी लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग का क्या है, अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हम लोग का, ठीक है, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हम लोग का क्या, चलिए ये आपके सामने आ चुका है। कहता है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है, तो हम प्राय थे कि प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। किस में गमन करती है, सीधी रेखा में गमन करती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, प्रकाश की रेखाएं हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तो यहाँ पर आपके सामने आ चुका है, ठीक है। देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन कहता है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। तो दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है आपके सामने, तो अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके सामने, चलिए क्वेश्चन आ चुका है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग क्या, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है। कितना है, प्लस 20 सेंटीमीटर है। तो यह गोलीय दर्पण होगा अगर फोकस दूरी प्लस में रहे, किस में रहे, अगर फोकस दूरी
अगर फोकस दूरी प्लस में रहे तो ये फोकस दूरी प्लस में है तो ये दर्पण कौन सा होगा, यानी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या दोनों प्लस में होता है तो उत्तल दर्पण होगा। क्या होगा? उत्तल दर्पण। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए इसको एक बार देखिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए देखेंगे। ये क्वेश्चन कहता है कि उत्तल दर्पण पर बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण पर प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा बनता है। तो काल्पनिक जो होगा, काल्पनिक अगर प्रतिबिंब होगा तो वो सीधा होगा। क्या होगा? सीधा होगा। सीधा होगा। और दर्पण कौन सा है? उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण जो भी होगा ना, उत्तल दर्पण जो भी होगा तो उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण पर बना प्रतिबिंब क्या होता है? आभासी होता है। यानी आभासी का मतलब काल्पनिक होता है। आभासी सीधा होता है और वस्तु से छोटा होता है। और वस्तु से छोटा होता है। क्या होता है? उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी होगा, सीधा होगा और वस्तु से छोटा होगा। तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? देखिए, आभासी, यहाँ पर काल्पनिक तो आ गया, तो सीधा तथा आवर्धित। आवर्धित का मतलब होता है बड़ा, आवर्धित का मतलब बड़ा। तो उत्तल दर्पण में कभी भी बड़ा प्रतिबिंब नहीं बनेगा। ये ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है। उल्टा तथा वास्तविक, ये भी नहीं है। ठीक है। उत्तल दर्पण पर कभी भी वास्तविक और उल्टा बनेगा ही नहीं। ठीक। यहाँ पर देखते हैं सीधा तथा हरासित। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है कि यह जो है ऑप्शन सीधा, यानी काल्पनिक जो प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक का मतलब आभासी, वो सीधा होगा और छोटा का उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा। छोटा का मतलब हरासित। हरासित का मतलब क्या होता है? छोटा। तो छोटा ना लिख करके क्या लिखे? हरासित। तो हरासित का मतलब होता है छोटा और आवर्धित का मतलब होता है बड़ा और विवर्धित का मतलब होता है बड़ा। तो ये सब शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या r है तो निम्न में से कौन सा संबंध सही है। यानी कहने का मतलब ये कहता है कि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है। तो हम जानते हैं कि f बराबर r/2 होता है या फिर r बराबर क्या होता है? 2f होता है। ये दोनों में कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? तो r बराबर f ये गलत है, r बराबर 2f ये ऑप्शन सही है। r बराबर 2f यानी r बराबर 2f। वक्रता त्रिज्या का दुगुनी दूरी कौन होता है? फोकस दूरी हो, यानी ये फोकस दूरी का दोगुनी दूरी वक्रता त्रिज्या होता है। ठीक है। ये इसका आधा होता है। तो ये ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब है। ये सूत्र है r बराबर 2f। ठीक है। चलिए इसको भी आप लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। एकदम बिल्कुल बने रहिए। एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इससे एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से बाहर नहीं पूछे जाएंगे। तो बिल्कुल आप बने रहिए, पूरे क्वेश्चन को देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। यहाँ पर सवाल क्या कहता है? सवाल कहता है कि अवतल दर्पण के सामने, ठीक है, वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने। जब भी अवतल दर्पण में वस्तु को, अगर अवतल दर्पण में वस्तु वास्तविक और उल्टा बने, वास्तविक उल्टा वास्तविक और वस्तु के बराबर बने, ठीक है, वस्तु के आकार के बराबर बने, तो हमेशा हम लोग रखते हैं अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर। अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर, तो वक्रता केंद्र ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए आपके सामने आ चुका है। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या कहता है क्वेश्चन? कहता है किसी कार का अग्रदीप, यानी अग्रदीप का मतलब होता है हेडलाइट, में प्रयुक्त दर्पण निम्न में से कौन सा होता है। तो
किसी भी गाड़ी के, वाहन के, कार के, ठीक है, अग्रदीप यानी हेडलाइट में जो प्रयुक्त दर्पण होता है, इस्तेमाल होता है, वो होता है कौन? वो होता है आपका अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है? ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। चलिए यहां पर देखते हैं, हम लोग के सामने क्वेश्चन आ चुका है। कहता है कि कौन सा दर्पण, क्या कहता है कि कौन सा दर्पण आमतौर पर वाहनों में पीछे देखने के दर्पण के रूप में उपयोग किया जाता है। यानी कौन सा दर्पण आमतौर पर, ठीक है, आमतौर पर यानी सामान्य तौर पर वाहनों में पीछे देखने के लिए, तो वाहन में पीछे देखने के लिए, वाहन में जो गाड़ी में लगा हुआ रहता है वो उत्तल दर्पण रहता है। तो उत्तल दर्पण ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब है, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? चलिए क्वेश्चन आ चुका है। कहता है सवाल, किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और वक्र त्रिज्या दोनों धनात्मक होती है, यानी प्लस में होती है। उत्तल दर्पण धनात्मक कहेगा तो उत्तल दर्पण हो जाएगा। इसका सही जवाब उत्तल दर्पण है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। कहता है क्या, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? तो अवतल दर्पण। अगर ऋणात्मक कहेगा तो अवतल दर्पण, धनात्मक कहेगा तो उत्तल दर्पण, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, बिना देरी किए सीधे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्योंकि हम लोग को अभी से पढ़ करके पूरा सिलेबस भी कंप्लीट करना है और अच्छा से पढ़ना है, ठीक है। जो बच्चा अब तक कुछ नहीं पढ़े टेंशन नहीं लीजिए, ये पूरा वीडियो देखिए, इसका तैयारी करें, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है, और जो पढ़ भी लिए वो भी तैयारी करें, ठीक है, दोनों के लिए काम आने वाला है। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग क्या क्वेश्चन कहता है कि नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की दूरी ली जाती है। तो हमेशा बीम की दूरी जो ली जाती है ना, तो वो हमेशा ऋणात्मक ली जाती है। यानी दर्पण के सामने किसी भी वस्तु की दूरी ले जाएंगे, दर्पण के सामने कोई दर्पण है, मान के चलते हैं कोई ये दर्पण है, ठीक है, ये आपका दर्पण है, इसके सामने यहाँ ध्रुव है, इसके सामने कोई भी वस्तु रखेंगे तो इसकी वस्तु की दूरी हमेशा क्या ली जाएगी? तो माइनस में ली जाएगी, ऋणात्मक। तो क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, उसकी फोकस दूरी। देखिए यहाँ पर आपका उत्तल दर्पण है, और उत्तल दर्पण में वक्रता त्रिज्या 32 है, यानी कि आर बराबर कितना है? 32 है, और एफ निकालना है तो एफ बराबर क्या होता है? r/2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, आर का वैल्यू 32 है तो 32/2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? एफ बराबर 16 हो जाएगा, ठीक है, यानी एफ बराबर 16 हो जाएगा। तो 16 कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है? यानी उत्तल है तो प्लस में होगा, अवतल रहता तो माइनस में होता, तो प्लस 16 ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए देख लीजिए, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पर आपके सामने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। कहता है क्वेश्चन कि किसी बीम का आवर्धन किसी बीम का मतलब वस्तु, यानी किसी भी वस्तु का आवर्धन ऋणात्मक है, क्या है? ऋणात्मक है, तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा? अगर आवर्धन ऋणात्मक होगा तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा। तो वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगर आवर्धन धनात्मक होता तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होता? आभासी और सीधा होता। ऋणात्मक रहने पर आवर्धन ऋणात्मक रहेगा तो वास्तविक उल्टा, अगर आवर्धन धनात्मक होता तो आभासी सीधा होता। इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए, यहां पर क्या कहता है कि दंत विशेष किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है, ठीक है। यानी कि डॉक्टर जो होता है, ठीक है, स्पेशल डॉक्टर, दांत का स्पेशल डॉक्टर जो होता है वो, यानी मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए
देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो ये आप लोग को बताए थे हम, अवतल दर्पण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है। जब भी डॉक्टर का बात आ जाए, मरीज का बात आ जाए और दांत, गला, मुंह, गले की जांच के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फिर, तो यहां पर देखेंगे हम लोग। चलिए क्वेश्चन आ चुका है, तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो हम लोग पढ़े हैं प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है, चलिए क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पर। कहता है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है, तो द्वारक कहलाता है, दर्पण का द्वारक कहलाता है। ठीक है, ये भी आप लोग को पढ़ा चुके हैं, यानी दर्पण का द्वारक कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। दर्पण का द्वारक क्या कहलाता है? द्वारक कहलाता है, दर्पण का द्वारक कहलाता है। ठीक है, जब भी बात रहेगा वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है, तो दर्पण का द्वारक कहलाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। यहाँ पर देखेंगे हम लोग कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, तो क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। ध्यान से देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है क्या कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, यानी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, प्रति सेकेंड होता है, तो ये आप लोग को हम बताए थे पहले भी। ठीक है, तो यहाँ पर इससे पहले सब्जेक्टिव में भी बताए, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है इसका। ठीक है, अब देखिए सब में उतना है, लेकिन यहाँ पर सेंटीमीटर है, यहाँ पर किलोमीटर है, यहाँ पर मीटर है। ठीक है, तो ये आपका गलत है, ये बारीकी से देखिएगा, मीटर प्रति सेकेंड होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर क्या कहता है क्वेश्चन, किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा, यानी किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा। देखिए अवतल दर्पण में आभासी भी बनता है, वास्तविक, दोनों प्रकार का बनता है। अवतल छट गया, केवल ओनली क्या बनेगा? आभासी प्रतिबिंब बनेगा, तो वो समतल दर्पण है और उत्तल दर्पण है। तो यहाँ पर समतल तथा उत्तल, इसी में यही दोनों प्रतिबिंब में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, तो यहां पर क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। कहता है समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है तो वो आभासी बनता है, सीधा बनता है और वस्तु के बराबर बनता है। ठीक है, तो आभासी, देखिए ऑप्शन पढ़ते हैं, वास्तविक बनेगा नहीं, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब वास्तविक बनता है नहीं, यहाँ पर वास्तविक है, बनेगा नहीं। ठीक है, वास्तविक उल्टा बनेगा नहीं, तो आभासी और बराबर, आभासी जो आभासी होगा तो सीधा भी होगा और वस्तु के बराबर। ठीक है, समतल दर्पण में हमेशा वस्तु के बराबर, चाहे वस्तु को जितना दूर में रखो लेकिन उतनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, वस्तु के बराबर बनता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ ऑप्शन सब मिस किया हुआ है, ये ऑप्शन ए, बी, ए, सी, ये डी। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही है। टाइपिंग में हो जाता है कभी कभी। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या आपका? ऑप्शन डी सही जवाब है ये। ठीक, चलिए अगला देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है। कहता है कि प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के, यानी यहाँ पर कहता है क्या क्वेश्चन कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, यानी प्रकाश के परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, तो क्या होता है? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण के बराबर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये तो इजी क्वेश्चन है। चलिए अब देखेंगे हम लोग क्या, चलिए क्वेश्चन कहता है सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह होता है वो किस दर्पण का होता है? तो अवतल दर्पण का होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी अवतल दर्पण। ठीक, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गोलीय दर्पण में दूरियों को हमेशा किसके सापेक्ष मापते हैं? तो ध्रुव के सापेक्ष। ठीक है, कोई भी दूरी को ध्रुव, दर्पण के ध्रुव से ही मापी जाती है कोई भी दूरी को, तो ये याद रखिएगा आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
चलिए यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, साइड मिरर के रूप में, साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है कौन सा दर्पण, तो साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या कहता है क्वेश्चन, किसी वस्तु का आवर्धित आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। आवर्धित, देखिए किसी वस्तु का किसी वस्तु का किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। यानी आवर्धित का मतलब बड़ा, आवर्धित का मतलब क्या होता है, बड़ा। आवर्धित का मतलब होता है बड़ा, ठीक है, बड़ा। काल्पनिक, काल्पनिक का मतलब होता है आभासी। तो बड़ा और आभासी किस में बनता है, देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब समतल में भी बनता है, उत्तल में भी बनता है, लेकिन बड़ा नहीं बनता है। तो बड़ा किस में बनता है, अवतल दर्पण में। जब बड़ा का बात आएगा ना तो वो अवतल दर्पण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की होती है। वक्रता त्रिज्या की, यानी वक्रता त्रिज्या की, वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, तो वक्रता त्रिज्या की आधा होती है फोकस दूरी, ठीक है, आधी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है। चलिए यहां पर देखते हैं क्या कहता है कि सोलर कुकर में उपयोग होता है, यानी सोलर कुकर में उपयोग होता है, किसका उपयोग होता है, तो अवतल दर्पण का। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। यहां पर क्वेश्चन कहता है क्या, क्वेश्चन कहता है कि वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है ना, तो वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन हमेशा ऋणात्मक होता है। अगर अगर आवर्धन वास्तविक हो, अगर आवर्धन वास्तविक हो तो ऋणात्मक होगा, और आवर्धन ऋणात्मक होगा तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा। याद रखिएगा इस पॉइंट को। अगर आवर्धन ऋणात्मक होगा तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अगर आवर्धन धनात्मक होगा तो प्रतिबिंब आभासी होगा, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। तो यहां पर हम लोग आगे देखने वाले हैं क्या, फिर अगला क्वेश्चन क्या है। हाँ देखिए आ गया ये बात, क्या कहता है, आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। अगर प्रतिबिंब आभासी और सीधा होगा तो आवर्धन धनात्मक होगा। क्या होगा, धनात्मक होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक। तो दोनों को, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, घुमाने वाला, थोड़ा याद रखिएगा, पूरा एकदम क्लियर बता दीजिएगा सही। चलिए अगला बढ़ते हैं हम लोग। यहां पर क्या कहता है, यहां पर कहता है कि, यहां पर क्वेश्चन कहता है गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन निम्न में से कौन सा है। आवर्धन, तो आवर्धन बराबर क्या होता है, आवर्धन का मतलब यम बराबर माइनस भी बटा यू, ठीक है, माइनस भी बटा यू। कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, यानी आवर्धन यम बराबर माइनस भी बटा यू। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एकदम बिल्कुल बने रहिए, इस चैप्टर से सभी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। और सब्जेक्टिव अब ये भी क्लियर किए, ऑब्जेक्टिव पूरा देख लेंगे, एक के बार में पूरा क्लास समाप्त, ठीक। तो देखिए यहाँ पर, और ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ पर आपका आ चुका है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए किस बड़े दर्पणों का उपयोग किया जाता है। तो हमेशा सौर भट्टियों में वो दर्पण का नाम होगा अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या आने वाला है, तो देखिए यहाँ बने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग। यहाँ क्वेश्चन कहता है कि सेविंग दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग होता है। सेविंग, यानी जो सेविंग करते हैं ना, तो सेविंग करने के लिए किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो दर्पण का नाम है अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बिना देरी किए तेजी से समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, बहुत कम टाइम में सारे सिलेबस को कंप्लीट करना है, ठीक। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ क्या कहता है, किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। तो उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। कौन दर्पण, उत्तल दर्पण। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है।
उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए क्वेश्चन आ चुका है। तो यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बीम का प्रतिबिंब की प्रकृति होगा। यानी अवतल दर्पण के ध्रुव, ये अवतल दर्पण है, ठीक है, यहाँ पर ध्रुव है, ठीक है, यहाँ पर फोकस है। अगर ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु को यहाँ पर रखेंगे तो इसका जो प्रतिबिंब होगा, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? प्रतिबिंब आपका इधर बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। जब दर्पण के पीछे बनेगा तो आभासी सीधा बनेगा और बड़ा बनेगा। तो आभासी सीधा देखिए, वास्तविक उल्टा होगा नहीं, वास्तविक सीधा होगा नहीं, यहाँ पर उल्टा आ गया तो होगा नहीं, आभासी सीधा बनेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। यानी इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? चलिए क्वेश्चन आ चुका है। अब क्वेश्चन कहता है, एक मिनट रुकिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है क्या? क्वेश्चन कहता है कि किस दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं? तो अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अवतल दर्पण को ऑप्शन नंबर ये, यानी अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, और उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं? अपसारी दर्पण। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए ये क्वेश्चन क्या कहता है कि उत्तल दर्पण को निम्न में से किसी एक अन्य नाम से जाना जाता है। यानी उत्तल दर्पण को और किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण। ठीक है, अपसारी दर्पण ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है? चलिए इसका बता दिए, अपसारी। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन कहता है, चलिए देखेंगे इसको हम लोग। क्या कहता है कि यदि दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन, ठीक है, दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +2 है तो यह दर्पण किस प्रकार का होगा? ठीक है, अगर आवर्धन का मान, याद रखिएगा, आवर्धन का मान जो है, आवर्धन का मान एक से क्या हो? बड़ा हो, 1 से बड़ा हो, तो वो अवतल दर्पण होगा। क्या होगा? अवतल दर्पण होगा। चूंकि 1 से छोटा होगा तो उत्तल, 1 के बराबर होगा तो समतल, 1 से बड़ा होगा, आवर्धन का मान 1 से बड़ा होगा तो अवतल होगा। तो यहाँ पर +2 है, तो यहाँ पर 1 से बड़ा है, तो ये अवतल दर्पण होगा। क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। ठीक है, क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। एक आवर्धन 1 होगा तो समतल दर्पण होगा, 1 से छोटा होगा तो आपका उत्तल दर्पण होगा। ठीक है, 1 से उत्तल मतलब 1 से छोटा होगा तो छोटा में अवतल उत्तल दोनों होता है। ठीक है, लेकिन माइनस में रहेगा तो क्या हो जाएगा? अगर 1 से छोटा, ठीक है, तो यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ठीक, तो यहां पर क्वेश्चन आ चुका है। कहता है कि हजामत बनाने के लिए उपयुक्त गोलीय दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरे को यानी फेस को रखना चाहिए दर्पण के कहाँ? यानी दर्पण के कहाँ रखना चाहिए? जब शेविंग करते हैं तो दर्पण के यानी फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे तो आपको साफ साफ दिखाई देंगे। तो कहाँ रखना पड़ेगा? तो रखना पड़ेगा यानी दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, यानी दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखेंगे तो यहाँ पर सीधा, तभी सीधा बनेगा ना, नहीं तो उधर जितना बनता है वास्तविक उल्टा बनता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्या कहता है क्वेश्चन? क्वेश्चन कहता है उपाक्षीय किरण, ठीक है, उपाक्षीय किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद परावर्तित किरणें किस बिंदु से होकर गुजरेगी? तो फोकस से होकर गुजरेगी। किससे होकर गुजरेगी? फोकस से। ऑप्शन नंबर बी, यानी फोकस से होकर गुजरेगी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या आता है? चलिए यहां पर क्वेश्चन कहता है क्या
किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो उसकी फोकस दूरी यानी वक्रता त्रिज्या दे रखा है, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना है, वक्रता त्रिज्या आपका है, वक्रता त्रिज्या है आपका, एक मिनट, ठीक, यानी आपका दिया हुआ है वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या कितना है, आर बराबर कितना है 50 सेंटीमीटर, तो निकालना है क्या, फोकस दूरी, यानी एफ बराबर क्या होता है, आर बटा 2 होता है, आर बटा 2 होता है, तो यहाँ पर एफ बराबर आर का वैल्यू कितना है 50, तो 50 बटा 2 तो कितना हो जाएगा, एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, तो 25 सेंटीमीटर कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन आ चुका है, कहता है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम है, न्यूनतम होता है, यानी प्रकाश का वेग यानी चाल सब, न्यूनतम का मतलब सबसे कम, किस में होता है, निर्वात में तो सबसे अधिक होता है, जल वायु कांच में सबसे कम होता है, किसमें, प्रकाश की चाल जो है ना, स्पीड जो है वो कांच में सबसे कम होती है इसकी अपेक्षा में, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा सही जवाब, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन यहां पर क्वेश्चन कहता है क्या, क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश का चाल सबसे अधिक होता है तो निर्वात में होता है, किसमें होता है, निर्वात में होता है, ये आप लोग को पता ही होगा कि सबसे अधिक प्रकाश की चाल निर्वात में होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां पर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि काल्पनिक प्रतिबिंब बना होता है सीधा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब जो होगा तो वो क्या होगा, सीधा होगा, ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर। चलिए यहां पर क्या कहता है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, यानी वो कौन दर्पण होगा, हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा, तो वो उत्तल दर्पण होगा, कौन होगा, उत्तल दर्पण होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन कहता है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, तो मोटर गाड़ी कोई भी गाड़ी होगा ना उसके चालक के सामने उत्तल दर्पण रहेगा, क्या रहेगा, उत्तल दर्पण रहेगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहां पर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है आवर्धन की इकाई क्या है, तो आवर्धन की कोई इकाई नहीं है, ठीक है, इसकी कोई इकाई नहीं, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, इसकी कोई इकाई नहीं होती है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर होता है तो दर्पण होगा, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के बराबर होगा तो वो दर्पण कौन सा होगा, ऐसा होता है समतल दर्पण में, किसमें होता है, समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहां पर देखते हैं हम लोग क्या कहता है, कहता है गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को कहते हैं, यानी गोलीय दर्पण, ये जो गोलीय दर्पण है, ठीक है, गोलीय दर्पण है, यहाँ पर ध्रुव है, यहाँ पर क्या है, फोकस है, यहाँ पर वक्रता केंद्र है, तो कहता है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव से यानी ध्रुव से वक्रता केंद्र, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन प्रकाश के मानव निर्मित स्रोत नहीं है, मानव निर्मित नहीं है, देखिए टॉर्च मानव ने बनाया, ठीक है, मोमबत्ती मानव, लैंप मानव, तो सूर्य ये मानव निर्मित नहीं है, ये प्राकृतिक स्रोत है, ठीक है, तो सूर्य इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने में। क्वेश्चन कहता है कि दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी वस्तु के मूलतः कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं? तो आपका अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ कहता है क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश पैदा करने वाली वस्तु को क्या कहते हैं? तो प्रकाश स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहता है कि सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो ये वास्तविक हो जाएगा। सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक बनता है। क्या बनता है? वास्तविक। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहां पर कहता है क्या क्वेश्चन कि ऊंचे भवन का यानी ऊंचा बहुत बड़ा कोई भवन है ऊंचे भवन का यानी पूर्ण प्रतिबिंब निम्न में से किस दर्पण द्वारा देखा जा सकता है? बहुत बड़ा भवन या वस्तु का यानी बहुत ऊंचा हो, बड़ा हो, तो उसका प्रतिबिंब किस दर्पण में देखा जा सकता है? तो वो होगा कौन? यानी उत्तल। चूंकि उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, ठीक है, और बहुत बड़ा वस्तु को वो छोटा करके दिखा देता है। ठीक, तो वो हो जाएगा उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो अब देखेंगे हम लोग क्या नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए क्वेश्चन आ चुका है। कहता है प्रकाश तरंग का उदाहरण है यानी विद्युत चुंबकीय तरंग। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी प्रकाश किस तरंग का उदाहरण है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चलिए यहां पर क्या कहता है कि समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन होता है +1। यानी समतल दर्पण का आवर्धन का मान क्या होता है? +1 होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट फिर आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन कहता है नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे बीम की दूरी ली जाती है, हमेशा क्या ली जाती है? ऋणात्मक ली जाती है। ठीक है, यानी चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने कोई भी वस्तु रखेंगे तो उस वस्तु की दूरी क्या ली जाती है? ऋणात्मक, यानी माइनस में ली जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन क्या कहता है? किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? यानी सवाल का कहना है कि किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, वो कौन दर्पण होगा जो हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है? तो उत्तल होगा। तो यहां पर हो जाएगा उत्तल दर्पण। क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, उत्तल दर्पण। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट।